रीजंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा या नहीं हमें कैसे पता चल सकता है? तो 3 कंडीशंस आर गिवन ओवर हियर। पहला कंडीशन कौन सा है? इट शुड कंटेन असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। कंपाउंड में क्या होना जरूरी है? असिमेट्रिक और कायरल कार्बन होना जरूरी है। असिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ABDE इस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल अगर है जिसमें कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम। The carbon attached to 4 different atoms or groups is known as asymmetric carbon atom। तो कंपाउंड में अगर asymmetric कार्बन रहता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। सेकंड, इट शुड फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कंपाउंड ने क्या बनाना जरूरी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाना जरूरी है, तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव रह सकता है। सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तीन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमने एक्सप्लेन की है। पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीन में से एक भी कंपाउंड में नहीं रहेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से 3 रीजंस आपको याद रखना है। पहला कौन सा रहेगा? कंपाउंड में असिमेट्रिक और कायरल कार्बन रहना जरूरी है। दूसरा कंडीशन कौन सा? कंपाउंड ने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाना जरूरी है। तीसरा कौन सा? कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। सो ऑल दीज आर द कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इनमें से एसेंशियल कंडीशन कौन सा रहेगा? क्या तीनों कंडीशंस कंपाउंड में होना जरूरी है? क्या नहीं। एसेंशियल कंडीशन कौन सा रहेगा? तो एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखिए जरा, इस कंपाउंड में आपको 2 फिनाइल रिंग्स जुड़ी हुई दिख रही, इसलिए इसको कहना बाइफिनाइल्स। क्या कहोगे? बाइफिनाइल्स, राइट। उसके बाद यहाँ NO2 जोड़ेंगे, यहाँ NO2 जोड़ेंगे। हियर इज COOH एंड हियर इज ऑल्सो COOH। अब इन बाइफिनाइल रिंग में से हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप्स, इसलिए इनको कहना सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। क्या कहोगे? सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। इस बाइफिनाइल में 2 रिंग्स आपको दिख रही है। ये दोनों रिंग्स डिफरेंट प्लेन्स में रहती है। जैसे ये अगर रिंग है, इफ दिस रिंग इज प्रेजेंट इन वर्टिकल मैनर, तो ये जो रिंग रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। ये अगर वर्टिकल प्लेन में है तो ये रिंग कहाँ रहेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। इस प्रकार से 2 फिनाइल रिंग एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। यहाँ फिर हम मिरर रखेंगे तो हमें मिरर इमेज इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ रहेगा COOH, here is NO2, then here NO2 and here is COOH। इस प्रकार से हमें मिरर इमेज मिलता है। अब यहाँ पे भी जो रहेगा इस प्रकार से हम दिखाएंगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये वर्टिकल रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर इमेज है और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रहेगी। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें कोई असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इवन आफ्टर दैट इट इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव,
वाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इस कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन न होने के बावजूद भी दिस इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। यहां दो डबल बॉन्ड्स एडजेसेंट है, इसलिए इसको अलीन कहना। क्या कहोगे? अलीन क्लास को ये बिलोंग करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हम वेज बनाएंगे जहाँ CH3 रहेगा और यहाँ हम इस प्रकार से डैश बनाएंगे जहाँ H रहेगा। हियर इज H, हियर इज CH3। इस प्रकार से हमने ये अलीन बनाया है। अब इस अलीन में भी कोई असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो हमें लगेगा कि दिस कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट एक्सपेरिमेंटली पता चला है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? तो फिर से देखिए जरा, यहां पे क्या होता है, दो डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये जो एक पाई बॉन्ड रहेगा वो वर्टिकल प्लेन में रहेगा और ये दूसरा पाई बॉन्ड जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। ये दोनों पाई बॉन्ड्स डिफरेंट प्लेन्स में होने के कारण यहाँ हमें कैसे, ये मिरर हमने रखा तो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ इस प्रकार से मिलेगा CH3, here is H, here is H and here is CH3। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर इमेज है, इसको जब हम इस पे रखेंगे तो हमें मिलेगी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या करना है हमें? इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर इमेज पे ऐसे ही उठा के रखना है, तो हमें कैसे इमेजेस मिलेगी? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस मिलेगी। इसलिए दिस कंपाउंड इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए एसेंशियल कंडीशन कौन सा रहेगा? सेकंड, द कंपाउंड शुड फॉर्म द नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशन मस्ट रहेगा, सो दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लेंगे इनैंशियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स किसे कहना, देखिए जरा एग्जांपल हम लेंगे CH3 COOH, हियर OH एंड हियर H। बीच में मिरर रखेंगे तो हमें मिलेगा COH, हियर H, हियर CH3, हियर डबल OH। अब ये जो है राइट में घुमाएगा, दिस आइसोमर रोटेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर इमेज, इस ऑब्जेक्ट को उठाना मिरर इमेज पे रखोगे तो आपको पता चलेगा दे विल फॉर्म द नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देयरफॉर दीज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस of an optically active compound are known as enantiomers। enantiomers का डेफिनेशन क्या रहेगा? The non-superimposable mirror images of an optically active compound are known as enantiomers or enantiomorphs or antimers और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे कई सारे नाम दिए गए हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनैंशियोमर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज डाइस्टीरियो आइसोमर्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे CH3 C2H5, हियर H, हियर H, हियर OH, हियर OH, ये नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा बनाएंगे CH3 C2H5, हियर H, हियर OH, हियर OH, हियर H, ये दूसरा हो गया। अब ये 1 और 2 देखिए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो सकते हैं क्या?
मिरर इमेजेस रह सकते हैं क्या? तो इनको देखने के बाद पता चलेगा दीज आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड द कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायस्टीरियोआइसोमर्स। जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो सकते उनको क्या कहना? डायस्टीरियोआइसोमर्स कहना। द कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज द डायस्टीरियोआइसोमर्स। नेक्स्ट इज मेसोआइसोमर। एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3CHOH या बेटर में हम COOH लेते हैं। CH हियर OH हियर COOH, ये टार्टरिक एसिड है। अब इस एसिड में देखिए यहाँ एक इमेजिनरी प्लेन रहेगा। टार्टरिक एसिड का ये एक आइसोमर है जिसमें एक इमेजिनरी प्लेन रहेगा और ये इमेजिनरी प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल है, देखिए जरा, एंड बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्ट अगर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा तो ये पार्ट लेफ्ट में घुमाएगा। देखिए इन दोनों हाउस का प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे इफेक्ट जस्ट अपोजिट होगा। मतलब क्या होगा, तो एक पार्ट अगर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा तो दूसरा पार्ट लेफ्ट में घुमाएगा, जिसके कारण इफेक्ट ऑफ वन पार्ट on plane of plane polarized light is cancelled by other part। एक पार्ट का जो इफेक्ट रहेगा ऑन प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसे कौन कैंसल आउट करेगा? सेकंड पार्ट, जिसके कारण क्या होगा, यहां मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑप्टिकल रोटेशन कितना मिलेगा? 0। Therefore, such a compound is said to be optically inactive। जब प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाया ही नहीं तो हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। अब यहां क्या हुआ है कि कंपाउंड के अंदर दो पार्ट है जिसमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा। ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इंटरनल कंपेंसेशन। तो यहां ये कंपाउंड या आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों रहेगा? ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। और इंटरनल कंपेंसेशन के कारण जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है दैट आइसोमर इज कॉल्ड मेसोआइसोमर। Therefore, the isomer of an optically active compound, the isomer of an optically active compound which is optically inactive due to internal compensation is known as mesoisomer। ऑलवेज याद रखना है मेसोआइसोमर ऑप्टिकली कैसे रहेगा? इनएक्टिव रहेगा ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन मेसोआइसोमर कैसे रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लेंगे रश्मिक मिक्सचर। रश्मिक मिक्सचर और रश्मिट्स। अब रश्मिक मिक्सचर कैसे कहना, देखिए जरा। इस मिक्सचर में दो आइसोमर्स रहेंगे D एंड L। D का परसेंट या प्रपोर्शन 50 रहेगा, L का भी 50 रहेगा। दोनों का प्रपोर्शन इक्वल है, इसलिए कहना इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये किसके आइसोमर्स रहेंगे? ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब हम डिसाइड करेंगे ये मिक्सचर एक्टिव या इनएक्टिव रहेगा। तो देखो कैसे, तो ये D आइसोमर
प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करता है, एल आइसोमर लेफ्ट में रोटेट करता है। दोनों का प्रपोर्शन इक्वल है, इसलिए जितना राइट में घुमाएगा उतना ही ये लेफ्ट में घुमाएगा, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 0। इसीलिए ये मिक्सचर ऑप्टिकली कैसे रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। अब यहां एक आइसोमर का इफेक्ट दूसरा आइसोमर कैंसल आउट कर रहा है, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। देयरफॉर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L isomers of an optically active compound. Equimolar mixture of D and L isomers of an optically active compound which is optically inactive due to external compensation is known as racemic mixture or racemate. इस मिक्सचर में कितने आइसोमर्स रहेंगे? 2। कौन से रहेंगे? D and L। दोनों का प्रपोर्शन 50-50%। D राइट को रोटेट करेगा, L प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। दोनों का प्रपोर्शन सेम होने के कारण दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण रिजल्टेंट 0 मिलेगा। एंड देयरफॉर दिस मिक्सचर इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफेक्ट ऑफ वन आइसोमर ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कैंसल्ड बाय अनदर आइसोमर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो रैसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। फिर रैसमिक मिक्सचर को हम कैसे डिनोट करेंगे? DL और प्लस माइनस साइन। DL और प्लस माइनस साइन का यूज करना रैसमिक मिक्सचर के लिए, ठीक है। उसके बाद इस मिक्सचर से हम इन आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं क्या? यस, कैन बी सेपरेटेड। डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल ओवर देयर एंड द सेपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर इनटू D and L isomers is known as resolution. The separation of racemic mixture into D and L isomer is known as the resolution. इस प्रकार से racemic mixture हो गया। Then next हम लेंगे angle of rotation। अब एंगल ऑफ रोटेशन किससे कहते हैं? तो हमने ऑलरेडी ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगा, देन यहाँ पे एक सैंपल ट्यूब रहता है, देन यहाँ एक एनालाइजर रहता है और यहाँ पे आईपीस रहता है, जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे लाइट के इंटेंसिटी को। तो ये समझो इसको नॉर्मल हम कहेंगे, और यहाँ जब भी हम सॉल्यूशन भरेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अगर हमने भर दिया, ठीक है, तो ये लाइट जो है इस प्रकार से डाइवर्ट होगी। ये नॉर्मल और ये एक्चुअल पाथ, इन दोनों में एक एंगल बनेगा। दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली है क्या? एंगल ऑफ रोटेशन हम किससे कहेंगे? द एंगल थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। Angle through which plane polarized light is rotated when the light is passed through a solution. When the light is passed through a solution of optically active compound. Through a solution of optically active compound is known as angle of rotation, जिसको अल्फा से डिनोट किया गया है। देखिए इसको नॉर्मल कहना, ठीक है। और जब हम यहाँ सॉल्यूशन भरेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, तो लाइट का पाथ इस प्रकार से चेंज होगा। इसी को हम कहेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। अब जितने एंगल से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिनोटेड बाय अल्फा। देयरफॉर द एंगल through which plane polarized light is rotated when passed through a solution of optically active compound is known as angle of rotation. सिंबल क्या रहेगा? अल्फा। उसके बाद हम लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन।
अब स्पेसिफिक रोटेशन एग्जैक्टली है क्या, तो देखिए जरा, ये एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड रहता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स, लाइट waves which strike with the glucose और ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। इस ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल और यहाँ जो लाइट पार्टिकल्स, इनमें जो कोलिजन हो रहा, उस पे ये अल्फा का वैल्यू डिपेंड रहता है। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए ये एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स का जो ऑप्टिकल रोटेशन है या रोटेटरी पावर रहेगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का जो पावर रहेगा डिफरेंट कंपाउंड का, वो कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन हम किसका यूज करेंगे, टू कंपेयर द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन है क्या, तो इससे हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा, यहाँ रहेगा टी, यहाँ रहेगा लैम्बडा, या लैम्बडा नीचे लेते हैं चलेगा, लैम्बडा नीचे लेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, इक्वल्स टू रहेगा अल्फा अपॉन एल इंटू सी। इस प्रकार से फॉर्मूला दिया है। इसको कहना स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्बडा क्या रहेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। टी, टेम्परेचर एट विच एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट, टी क्या रहेगा, टेम्परेचर एट विच एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट। अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा क्या रहेगा, एंगल ऑफ रोटेशन विच डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस अल्फा को अफेक्ट करते हैं। एल क्या रहेगा, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन कॉलम, ये जो सॉल्यूशन हम यहां भर रहे हैं उसका लेंथ रहेगा इन डेसीमीटर। और सी क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, जो रहेगा kg पर dm³ और मिलीग्राम पर मिलीलीटर, चलेगा। दो में से आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, सॉरी ग्राम हियर, ग्राम पर ml। तो इस प्रकार से देखिए, लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, T टेम्परेचर यूज्ड, अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन, L इज द लेंथ ऑफ solution column in decimeter and C is the concentration of solution in kg per dm³ और ग्राम पर ml। इस प्रकार से हम स्पेसिफिक रोटेशन को डिटरमाइन करते हैं। Now we are going to see how to determine the number of possible stereoisomers in compounds containing asymmetric carbon atoms। तीन एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला एग्जांपल इस प्रकार से है, सबसे पहले डिसाइड करना यहाँ असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, कौन से हैं। तो इसको हम असिमेट्रिक नहीं कहेंगे बिकॉज 3 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड हियर। इसको हम असिमेट्रिक कहेंगे क्या, तो देखिए दिस इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसीलिए हम इसे असिमेट्रिक कहेंगे, मार्क बाय एस्टरिस्क। और इसमें असिमेट्रिक होने के कोई चांसेस है ही नहीं, दिस इज नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, ओनली 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम इज हियर, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसे केस में अब हम आइसोमर्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ D एंड L आइसोमर्स इक्वल्स टू कितना रहेगा, तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2⁻n। व्हाट इज n हियर, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। n का वैल्यू यहाँ कितना रहेगा, ओनली 1, इसलिए 2⁻1 मीन्स कितना हो गया, 2। देन नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स। अब मेसो आइसोमर किसे कहते हैं, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन और ड्यू टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो मेसो आइसोमर कितने रहेंगे,
0। जब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मेसो आइसोमर की संख्या 0 रहेगी। हेंस नंबर ऑफ, अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू, अब कैसे निकालना, तो पहले डी एंड एल आइसोमर कितना है 2 प्लस मेसो आइसोमर कितना 0, इस प्रकार से यहाँ मिल गया 2। ये पहला केस हो गया जिसमें असिमेट्रिक कार्बन भी है लेकिन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैं दूसरा लेंगे एग्जांपल COOH CHOH CHOH COOH। दिस इज द टार्टरिक एसिड। इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन है, 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स रहेंगे, ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट बट द कंपाउंड इज सिमेट्रिक। ये कंपाउंड कैसे रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। इसमें एक इमेजिनरी प्लेन रहता है, क्या रहता है, इमेजिनरी प्लेन रहता है। इसलिए ऐसे केस में क्या करोगे, नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2⁻n - 1। नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स निकालते समय थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा 2⁻n - 1। 2⁻n मीन्स नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स, हाउ मेनी हियर 2। 2⁻2 - 1 कितना होगा 2 रहेगा, मिल गया। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स। अब मेसो आइसोमर्स ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी हो सकता है। तो हमने पहले आपको बताया कि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2⁻n/2 - 1। अब देखिए 2⁻n/2 - 1 इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब n कितना है, यहाँ पे देखिए असिमेट्रिक कार्बन की संख्या कितनी है 2, 2/2 1, 2⁻1 कितना होगा 2, 2 - 1 कितना होगा 1। n का वैल्यू यहाँ कितना रखोगे 2, असिमेट्रिक कार्बन एटम 2 है, 2/2 कितना 1, 2⁻1 कितना 2, 2 - 1 कितना 1। हेंस नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों को ऐड करना, 2 + 1 कितना होगा 3। इस प्रकार से इस केस में हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 मिल गया। नाउ लास्ट एग्जांपल हम लेंगे CH2OH CHOH 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 CH2OH। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन है 1 2 3। कितने असिमेट्रिक कार्बन है 3 असिमेट्रिक कार्बन, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। यहाँ इवन था वहाँ पे ऑड है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले हम नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स इक्वल्स टू 2⁻n - 1 - 2⁻n - 1/2। इस प्रकार से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा 2⁻n - 1 - 2⁻n - 1/2। n क्या रहेगा, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितना है 1 2 3, इसलिए 2⁻³ - 1 2⁻³ - 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ कितना होगा 3 - 1 2, 2⁻² 4 माइनस यहाँ कितना रहेगा 3 - 1 2, 2/2 1, 2⁻1 2 इक्वल्स टू मिलेगा 2। उसके बाद नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स इक्वल्स टू, अब मेसो आइसोमर किसे कहना फिर से बताइए जरा। ऐसा आइसोमर रहेगा जिसमें क्या रहेगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ क्या रहेगा, तो अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, तो दिस प्लेन डिवाइड्स दिस मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाल्स। ये पहला पार्ट रहेगा, ये दूसरा पार्ट रहेगा, दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल रहेंगे। इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे मेसो आइसोमर्स के लिए 2⁻n - 1/2। तो मेसो आइसोमर किसके कारण निर्माण होगा, ड्यू टू द
प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसीलिए नंबर ऑफ मेसोआइसोमर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 2n-1 अपॉन 2। 2n कितना है देखिए, असिमेट्रिक कार्बन 3-1 अपॉन 2। 3-1 2, 2 by 2 1, 2^1 2, hence number of optical isomers equals to 2 plus 2 equals to 4। इस प्रकार से आपको डिफरेंट फॉर्मूले यूज करके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने पड़ेंगे।